नमस्कार, मैं गोलू चौधरी। आखिर सऊदी अरब और काज़िस्तान का प्लेन हवा में ही आपस में क्यों टकरा गए? आखिर ये दो एरोप्लेन कैसे और किसकी गलती की वजह से आपस में हवा में ही टकरा गए? इस प्लेन क्रैश डिजास्टर के बाद दुनिया भर के एयरलाइन डिपार्टमेंट ने क्या क्या चेंज किया ताकि ऐसा कभी दोबारा एक्सीडेंट ना हो। आइए आज के इस वीडियो में इस प्लेन क्रैश को डिटेल से समझते हैं। इस मिड एयर कोलिजन डिजास्टर को समझने से पहले एयरलाइन इंडस्ट्री का कुछ बेसिक रूल समझ लेते हैं। जिस तरह जमीन पर रोड रहता है, गाड़ी सिर्फ उसी रास्ते पर चलती है, ठीक उसी तरह आसमान में एरोप्लेन्स के लिए पाथ बनाए जाते हैं जिसे एयरवेज कहा जाता है, और जिस हाइट पर एरोप्लेन उड़ती है उसे फ्लाइट लेवल कहा जाता है। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने रूल बनाया है, आसमान में किन्हीं दो प्लेन के बीच फ्लाइट लेवल कम से कम 1000 फीट होनी चाहिए, यानी कि दो प्लेन के बीच वर्टिकल सेपरेशन कम से कम 1000 फीट होनी चाहिए। और ये सारा चीज़ पे कंट्रोल रखता है ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ये ज़मीन पे बैठ के सारा कुछ को मॉनिटर करते हैं। आसमान में प्लेन का हाइट, प्लेन का स्पीड, प्लेन का पोजीशन सारा कुछ चेक करना ज़रूरी रहता है ताकि कभी फ्यूचर में प्लेन क्रैश नहीं हो। और ये सारा कुछ को वो सामने में मॉनिटर में देखते हैं। उन्हें ये सारी इंफॉर्मेशन रडार के थ्रू मिलता है। रडार एक डिवाइस है जो कि रेडियो वेव को रिलीज करता है। इसी रेडियो वेव के थ्रू प्लेन और रडार कनेक्ट हो पाते हैं, जिससे कि ATC को एरोप्लेन की हाइट, एरोप्लेन की स्पीड, एरोप्लेन की पोजीशन पता चल पाता है। बेसिकली रडार भी दो टाइप के होते हैं, पहला प्राइमरी रडार, दूसरा सेकेंडरी रडार। प्राइमरी रडार से सिर्फ डिस्टेंस नापा जाता है, वहीं सेकेंडरी रडार एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे डिस्टेंस, स्पीड और प्लेन की हाइट नापी जाती है। इससे 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है। यह 1990 के आसपास सेकेंडरी रडार था ही नहीं। ये एक न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी है जो आज के ज़माने में यूज किया जाता है। उस ज़माने में प्लेन का हाइट पता करने के लिए ATC को पायलट से रेगुलर बात करना पड़ता था। वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आती थी उनको हाथ से कैलकुलेट करके प्लेन का हाइट पता करते थे। इसीलिए उस ज़माने में ATC का जॉब बहुत ही स्ट्रेसफुल माना जाता था। अब आइए एक्सीडेंट की दिन की बात करते हैं। 12 नवंबर 1996 के शाम के 6 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे नंबर 27 से सऊदी अरब एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर SBA 763 टेकअप के लिए बिल्कुल रेडी खड़ा था। ये एक बोइंग 747 प्लेन था जो कि पहले दिल्ली से सऊदी अरब, फिर सऊदी अरब से देहरान जाने वाला था। इस प्लेन में टोटल 312 लोग सवार थे, जिसमें 289 पैसेंजर और 23 क्रू मेंबर था। ज़्यादातर पैसेंजर में इंडियन वर्कर्स थे जो कि सऊदी अरब में काम किया करते थे। छुट्टी के बाद घर लौटते थे, फिर वह सऊदी अरब दोबारा जॉब के लिए जा रहे थे। इस प्लेन की कमान संभाले हुए थे कैप्टन खालिद अल-सुवेली, जिनके पास 10,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। वहीं दूसरी तरफ काज़िस्तान का एयरलाइंस KJA 1907 शाम के 4 बजे काज़िस्तान के सिमके एयरपोर्ट से उड़ान भरे थे। शाम के 6 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी। ये एक इंसुलिन 76 एयरक्राफ्ट था जिसमें टोटल 27 पैसेंजर और 10 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें ज़्यादातर रसिया और काज़िस्तान के ट्रेडर थे जो कि दिल्ली में ट्रेडिंग का कारोबार किया करते थे। इस प्लेन की कमान संभाले हुए थे अलेक्जेंडर चरेपो, जिनको 9000 घंटों का एक्सपीरियंस था। बेसिकली ये एक सोवियत यूनियन का पुराना एयरक्राफ्ट था। बेसिकली उस टाइम सोवियत यूनियन कई सारे छोटे छोटे देश में कोलैप्स हो चुके थे, इसीलिए सोवियत यूनियन का सभी विमान छोटे छोटे देशों में बढ़ चुका था। उस वक्त काज़िस्तान का पायलट और क्रू मेंबर लापरवाही क्या करते थे। उस वक्त दिल्ली की ATC की जिम्मेदारी थी विक्की दत्ता पर। विक्की दत्ता 16 साल से दिल्ली की ATC की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ATC ऑफिसर विक्की दत्ता के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एयरलाइंस इंडस्ट्री का सारे रूल फॉलो करवाना। उस वक्त किसी भी फ्लाइट में TCAS ट्रैफिक कोलिजन अवॉइड सिस्टम नहीं लगा था, जो कि आजकल की तरह ऑटोमेटिक टकराव होने से बचाता है। इसीलिए विक्की दत्ता के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पायलट से बात करके दो प्लेन के बीच मिनिमम
1000 फीट की वर्टिकल सेपरेशन बनाए रखना। प्रॉब्लम ये भी था किसी भी एयरपोर्ट पर सेकेंडरी रडार नहीं लगा हुआ था जिनसे एटीसी को ऑटोमेटिक हाइट की पता चले। हाइट पता करने के लिए पायलट से बात करना पड़ता था, उनके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन पे ही भरोसा करना पड़ता था। प्रॉब्लम ये भी था सेपरेट कॉरिडोर नहीं था, यानी कि एक एयरवेज पर एक तरफ से प्लेन आती थी और दूसरी तरफ से प्लेन जाती थी। सेपरेट रास्ता नहीं बना हुआ था। हर रोज की तरह दिल्ली का एटीसी ऑफिसर विक्के दत्ता की नज़र दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रेजेंट हर एरोप्लेन पे था, जिसमें से कालिस्तान का KJA 1907 एयरक्राफ्ट भी था। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब का SVA 763 एयरलाइंस भी शामिल था, जहां एक तरफ सऊदी अरब का एयरलाइंस टेकअप करने की तैयारी कर रहा था, वहीं काजाकिस्तान का एयरलाइंस लैंड करने की तैयारी कर रहा था। एटीसी द्वारा शाम के 6:30 पे सऊदी अरब का एयरलाइंस को टेकअप करने की परमिशन मिल जाता है। वो जल्दी 1000 फीट की हाइट पे पहुंच जाता है। फिर एटीसी से कंफर्म करने के बाद 14000 फीट पे पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद सऊदी अरब का फ्लाइट ने कंफर्म भी किया हमारी फ्लाइट 14000 फीट पे उड़ान भर रही है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, ठीक इसी टाइम पर काजाकिस्तान का फ्लाइट लैंड करने वाला था। उनको एटीसी द्वारा साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया था, आप 15000 फीट की हाइट मेंटेन करके रखो ताकि नीचे से 14000 फीट पर सऊदी अरब के एयरलाइंस पास कर सके। लेकिन उन्होंने ठीक से सुना नहीं, क्योंकि उनको अंग्रेजी अच्छी आती नहीं थी, इसीलिए वो 15000 से 14000 फुट पर नीचे आ गए। ओवरऑल कहा जाए काजाकिस्तान के पायलट ने सही से इंस्ट्रक्शन सुनाने वो प्लेन को नीचे कर दिए। अब दोनों प्लेन 14000 फीट की हाइट पे आ गए, यानी कि दोनों प्लेन एक दूसरे के सामने आ गए। जब तक एटीसी कुछ समझ पाते तब तक दोनों प्लेन आपस में क्रैश कर गए और वहां पे जोर का धमाका हुआ। प्लेन तेजी से स्पिन करते हुए जमीन की तरफ गिरने लगा। सऊदी अरब का एयरलाइंस, जो कि अभी तुरंत टेक ऑफ किया ही था, उसमें 1.25 लाख लीटर तेल भरा हुआ था। जमीन से टकराते ही जोर का धमाका हुआ, एक बड़ा आग सा गोला बना, सभी आदमी उसी में जल गए। कुछ देर के बाद काजाकिस्तान का प्लेन भी हरियाणा के चरखी दादरी में जा गिरा। वहां भी जोर का धमाका हुआ, दोनों जगह एक भी आदमी नहीं बचा। टोटल 349 लोग मारे गए। इतनी बुरी तरह से जले, लोगों की लाश तक पहचान में नहीं आ रही थी। ये अब तक का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश डिजास्टर था, जिसमें एक भी लोग नहीं बचा। इस घटना के बाद सऊदी अरब और काजाकिस्तान के गवर्नमेंट एक्शन में आ गए। भारत सरकार ने भी तुरंत जांच के लिए टीम बनाए। DGCA के चीफ डायरेक्टर KPS नागर को ये सारी जिम्मेदारी सौंपी। KPS नागर ने सबसे पहले एरोप्लेन में प्रेजेंट FDR बॉक्स और CBR बॉक्स को खोजा। ये बॉक्स एरोप्लेन के अंदर रहता है। एरोप्लेन का हाइट, एरोप्लेन का पोजीशन, एरोप्लेन का हर एक्टिविटी को ये स्टोर करके रखता है। इसको खोजने के बाद इसकी जांच में पता चला एटीसी विक्के दत्ता की कोई गलती नहीं था। उन्होंने सही सारा इंस्ट्रक्शन दिया। सारा गलती काजाकिस्तान के पायलट की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। अब इस भयानक एयर डिजास्टर के बाद देश भर की एयरलाइन इंडस्ट्री ने क्या क्या चेंज किया, जिससे आज तक ऐसा कभी मिड एयर कोलिजन नहीं हुआ है। पहला चेंज किया पूरे देश भर में मॉडर्न रडार सिस्टम इम्प्लीमेंट करके, जिसे सेकेंडरी रडार सिस्टम कहा जाता है, जिससे कि एटीसी को एक्चुअल हाइट, एक्चुअल टाइमिंग, एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल स्पीड पता चली, वो भी बिना किसी पायलट से टॉक किए हुए। अगला जो चेंज किया गया लैंग्वेज को लेके, एक ऐसा लैंग्वेज सेलेक्ट किया गया जिससे पूरे दुनिया भर के एटीसी और पायलट समझ पाए। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट किया गया। अब ये कंपलसरी कर दिया, जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट को ड्राइव करेगा उसको इंग्लिश आनी चाहिए। अगला जो चेंज किया सेपरेट कॉरिडोर को लेके, यानी कि आसमान में प्लेन के लिए जाने वाली रास्ता और आने वाली रास्ता दोनों को अलग कर दिया। इसको आप नेशनल हाईवे से समझ सकते हो। एक तरफ से गाड़ी जाती है, वहीं दूसरी तरफ से गाड़ी आती है, जिससे कि टकराने की संभावना और भी कम हो जाए। अगला जो चेंज किया TCAS को जोड़ के इंडियन गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी किया, हवा में उड़ने वाली हर एरोप्लेन अब TCAS के साथ उड़ेगी।
TCAS ट्रैफिक कोलिजन अवॉइड सिस्टम। ये एक सिस्टम है जो कि जब भी कोई दो प्लेन 1000 फीट के आसपास आने की कोशिश करता है, ये पहले ही अलार्म घंटी की तरह पहले पायलट को बताता है, फिर ATC को बताता है और ये भी बताता है आपको किस डायरेक्शन में मुड़नी चाहिए जिससे कि 1000 फीट का मिनिमम सेपरेशन मेंटेन रहे। अगर आप आज के दिन सोचते हो दो प्लेन हवा में क्यों नहीं टकरा जाते, उसके पीछे यही चेंज है। इसीलिए आज के दिन कोई प्लेन हवा में नहीं टकराई है और ईयर 1980 के बाद आज तक कभी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।